अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक ख़त पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से मेरे डेस्क पर मौजूद है और मुझे बार बार याद दिलाता है कि किसी की रहनुमाई करना मेरे ज़िम्मे है। मैंने इसे रखा भी नज़रों के सामने है ताकि बार बार याद आता रहे। हबीब साहिब हैं फैसलाबाद से। इस ख़त में उन्होंने अपने मसाइल का, परेशानियों का ज़िक्र किया है और अपना मोबाइल नंबर भी दिया है कि मुझे इनका हल बताएं। मैंने बारहा कॉल करने की कोशिश की मगर उन्होंने कॉल ली नहीं। एक तो नंबर मिला नहीं ज़्यादा, और अगर मिला है तो पता नहीं किसी वजह से वो कॉल अटेंड नहीं कर पाए। तो मेरे मन में एक बड़ा कलक सा था कि किसी ने इतनी मुशक्क़त की मोबाइल के दौर में, जब आसानी से हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, तो उन्होंने कि मुझे ज़्यादा तवज्जो मिले और मैं ज़्यादा संजीदगी से लूँ, अपने मसाइल को औराक पर उतारा। इतनी मेहनत से, ये देखें, ये 4 सफ़हात उन्होंने लिखे हैं। तो पता नहीं उन्हें कितनी उम्मीद होगी मुझसे। तो अगर मैं अपनी बात उन तक किसी तरीके से पहुंचा सकूं और उससे उन्हें फ़ायदा पहुंच जाए, क्योंकि फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देने वाली है, इंसान कोशिश कर सकता है। रोज़ाना अनगिनत लोग व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं और मुझे जब भी फ़ुर्सत मिलती है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन मैसेजेस को देखता हूँ और हर किसी को जवाब देता हूँ। देर हो जाती है और वो डिपेंड करता है कि मैं कितना मसरूफ़ हूँ। जैसे ही वक़्त मिलता है, जल्दी या बदेर, हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह बारी बारी मैं जवाब देता हूँ। तो बहरहाल ये मैं चाह रहा था, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, और चूँकि ये बहुत कॉमन से मसाइल हैं और बहुत तकलीफ़ दे परेशानी है और बहुत सारे लोग यानी इसका शिकार रहते हैं, इसके मतलब बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे ये वीडियो उन तक भी पहुँच जाए और मेरी बातें उनको भी फ़ायदा दें, और बाकी भी जो भी सुनने वाला है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह उन्हें खातिर-ख़्वाह फ़ायदा होगा। तो पहले उनका ख़त पढ़ लेते हैं और फिर तरतीब से कुछ बातों को मैं क्लियर करता हूँ। मोहतरम साजिद फ़ारूकी साहब, मैं हबीब फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। हकीम साहब, मुझे बहुत पुराना मर्ज़ है जिसकी समझ नहीं आ रही। दवाएं खा खा कर तंग आ चुका हूँ। नज़ला, ज़ुकाम, केरा की वजह से मेरा सारा दिमाग नाक के रास्ते निकल चुका है। नज़र ख़त्म हो चुकी है। गर्दन के पट्ठों में बहुत शदीद दर्द और सर दर्द मामूली बात है। अरसा 20 साल से हल्की सी ठंडी चीज़ खा लूँ तो मैदा में पहुँचते ही छींक के नज़ला, ज़ुकाम शुरू हो जाता है। ठंडी कुर्सी पर बैठ जाऊँ, जैसा कि एसी में ठंड हो जाती है, उस वक़्त छींकें, नज़ला, ज़ुकाम, केरा शुरू। हल्की सी ठंडी जगह नंगे पाँव रख दूँ तो उसी वक़्त छींकें, नज़ला, ज़ुकाम शुरू। जिस्म पर हल्का ठंडा कपड़ा पहन लूँ तो छींकें, नज़ले, ज़ुकाम का तूफ़ान। चाय पी ली, अगर 4 घंटे बाद भी हल्का सा ठंडा पानी पी लिया या कोई चीज़ खा ली तो छींकें, नज़ला, ज़ुकाम शुरू। ये बात उन्होंने मुख्तलिफ़ एंगल्स से बयान की। वो बेचारे इतने परेशान हैं और इस कदर अज़ियत में मुब्तला हैं कि उन्होंने अपना दर्द पूरी तरह से खोल के मेरे सामने रखने की कोशिश की है। अच्छा, आगे जाके वो बताते हैं कि सर को अगर ढाँप कर रखूँ तो बचत हो जाती है, यानी अगर ठंडक से ख़ुद को बचाऊँ तो उससे कुछ बेहतरी आ जाती है। आगे भी उन्होंने अपनी इसी तकलीफ़ और बताया कि इस वजह से मैं किन हालात से दो चार हुआ हूँ और किन मसाइल से जूझ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ज़ाहिर है उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मजमूई तौर पे आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम हल पे भी बात करेंगे। मैं अपना मामूले मतलब नुस्खा आपके सामने रखूँगा। पहले कुछ चीज़ों को तरतीब से समझ लेते हैं कि बलगम है क्या, कहाँ बनती है, क्यों बनती है, कहाँ जमा रहती है, क्या वाकई जब बलगम का इखराज होता है इससे हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, क्या ये दिमागी ज़ौफ़ का बास बनती है, क्या इससे बेनाई मुतासिर हो सकती है, मजमूई तौर पे ये हमारी ज़िंदगी में इसका रोल क्या है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि बलगम कोई बीमारी नहीं है बल्कि जिस्म का दिफाई मादा है जो कि बनती है नाक में, गले में, सांस की नाली में, फेफड़ों में, साइनस में। ये कैसे दिफा करती है हमारे बदन का? जब हम सांस लेते हैं, हवा को अंदर लेकर जाते हैं तो उस हवा में गर्दो गुबार होता है, धुआं होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं। तो ये बलगम उन्हें चिपका कर रोक लेती है और फिर वही बलगम जो इन मादों से लिपटी हुई है वो नाक की रेज़िश के रास्ते, खांसी की सूरत में, छींक की सूरत में, केरे की सूरत में हमारे बदन से खारिज हो जाती है और हम बहुत सारे ख़तरात से बच जाते हैं। यानी ये उस हवा को साफ़ कर देती है जो हम सांस के रास्ते अंदर लेकर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारे पूरे बदन को मिलती है। ये ना सिर्फ हवा को साफ़ करती है बल्कि उसे मॉइस्ट कर देती है, यानी नम बना देती है।
उसमें नमी पैदा करती है, उसकी खुश्की को ख़त्म करती है। अगर ऐसा ना हो, उसमें नमी पैदा ना हो, तो खुश्की से हमारे नाक में जलन सोजश शुरू हो जाए, सांस की नाली मुतासिर हो जाए, फेफड़े हमारे मुतासिर हो सकते हैं, सांस की दिक्कत, फेफड़ों में ज़ख़म किसी कैफियत पैदा हो सकती है, यानी कई तरह की अज़ियतों में हम मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह ये बलगम हवा को क्लीन अगर नहीं करेगी तो वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो अमराज पैदा करने वाले अजसाम डायरेक्ट हमारे फेफड़ों पर असरअंदाज होंगे और हमें मूज़ी अमराज में मुब्तला करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक दिफाई बदन का मादा है। अब अगली बात कि ये जमा कहाँ होती है, कि ये दिमाग में जमा होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये गलत फ़हमी कसरत से पाई जाती है और बहुत सारे ऐसे अफराद जिन्हें हम समझदार मानते हैं वो भी ये बात कहते बाज़-औक़ात नज़र आते हैं कि दिमाग में जमा होती है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी है। ये बेसिकली जमा होती है नाक में, गले में, हमारे सीने के अंदर, फेफड़ों में और बिलखसूस साइनस में। साइनस क्या है? ये आप समझ लीजिए कि हवा के खाने हैं हमारे नाक में, हमारी गालों के अंदर, रुखसारों में और हमारी पेशानी में भी हवा के खाने हैं जिनके अंदर मौजूद झिल्ली मुसलसल बलगम प्रोड्यूस करती रहती है, म्यूकस बनाती रहती है। तो ये बलगम जब ज़्यादा बनती है तो ये उनमें स्टोर होती है, यहाँ पे इस एरिया में, इस सारे एरिया में और हमारी पेशानी के अंदर, इसी तरह गले में, फेफड़ों के अंदर ये स्टोर हो जाती है। तो बलगम बुनियादी तौर पर मसला नहीं है, बलगम की ज़्यादती मसला है। जब ज़्यादा बलगम बनना शुरू हो जाए और यहाँ पर स्टोर रहना शुरू हो जाए तो उससे परेशानियाँ बनती हैं। अच्छा, अब आप सवाल करेंगे कि अगर ये बलगम दिमाग में स्टोर नहीं होती तो फिर ऐसा क्यों है कि जब बलगम का इखराज हो जाता है, सर हमारा हल्का फुल्का हो जाता है, जब बलगम का इज्तिमा होता है, सर भारी रहता है, सर दर्द करता है, चक्कर आते हैं, बुरा हाल हो जाता है, नींद मुतासिर हो जाती है, बेख्वाबी की कैफियत पैदा हो जाती है, वगैरह 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 मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है। तो उसका सिंपल जवाब यही है कि ये जब रास्ते खुल जाते हैं, साइनस के अंदर जो बलगम की अकोमोलेशन है, जमा है बहुत सारी, तो दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। हवा जो हम सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं उससे पूरी तरह से ऑक्सीजन हमारा बदन हासिल नहीं कर पाता, दिमाग को तग़ज़िया नहीं मिलता, उसे ग़िज़ाइयत पूरी नहीं मिलती। और पेशानी में भी तो ये जमा होती है ना, ये सांस के रास्तों को बंद कर देती है, उनकी ब्लॉकेज का बायस बनती है, जिससे हमें गिरानी महसूस होती है, सर भारी होता है। और साथ ही साथ अगर हम तिब्बी पर्सपेक्टिव से बात करें तो चूँकि सर्दी तरी के गलबे से बलगम का इज्तिमा होता है और सर्दी की सूरत में हमारे आसाब में भी सोजश की कैफियत पैदा हो जाती है। जब बदन में बलगमी रतूबात बढ़ती हैं तो वो मजमूई तौर पे, यानी मादी तौर पर नहीं, कैफियत के तौर पर हमारे दिमाग में घिरानी की कैफियत पैदा करती है, दिमाग को मुतासर करती है, आसाब को मुतासर करती है और बलगम के रास्तों को बंद कर देने की वजह से हमारा जहन मुतासर होता है। तो जब ये कैविटीज़ खुल जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, बलगम का इखराज हो जाता है तो तबीयत ठीक हो जाती है। तो अब अगला सवाल है, क्या कोई ऐसी दवा है जिससे ये बलगम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी? तो उसका जवाब एक तरह से मैं आगाज़ में ही दे चुका हूँ कि ये तो जिस्म के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। ये किसी टैंकी में नहीं होती कि टैंकी को खाली कर दिया और बस अब साफ़ कर दिए, बस अब ख़त्म। ये मुसलसल प्रोड्यूस होती रहती है। तिब्बे यूनानी इस सिलसिला में ये कहती है कि रतूबत अगर साले है तो वो हिफाजत करेगी, अगर रतूबत में फ़साद आ जाएगा वो परेशानियाँ बनाएगी। जैसा कि बलगमी मादा देर तक जमा रहेगा, कैविटीज़ में बना रहेगा, इसमें गाढ़ापन, ताफ़ुन पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिससे सुस्ती, नकाहत, कमज़ोरी, दिमाग का भारीपन, आसाब की कारकर्दगी का मुतासिर होना, यादाश्त का कमज़ोर होना और बहुत ज़्यादा खराटे जो आना शुरू हो जाते हैं वो भी कैविटीज़ में बलगम के इज्तिमा की वजह से होते हैं। कंसंट्रेशन हमारी मुतासिर हो जाती है, कई तरह के अवारज़ात में हम मुब्तला हो जाती हैं। यानी साइनस हाइपर सिक्रीशन को हमें कंट्रोल करना है कि बलगम मुनासिब मिकदार में बने और वो साथ ही साथ खारिज होती रहे, बलगम का देर तक कैविटीज़ में इज्तिमा नहीं रहे। इसके लिए हमें अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हम लिबास गर्म पहनेंगे, ख़ुद को गर्म रखेंगे, जराबें, मफलर, टोपी और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी पिएं, ठंडे पानी से गुरेज़ करें, फ्रिज की अशिया से गुरेज़ करें, दही, दूध, केला वगैरह, दूध से बनी अशिया, इनसे गुरेज़ करें, चावल वगैरह बकसरत नहीं खाएं जो कि बलगम पैदा करने का बायस बनते हैं।
इन चीज़ों से गुरेज करना है। साथ ही साथ आपको अपनी ग़िज़ा में शहद शामिल करना है, गर्म पानी में शहद डाल के पिएँ। और इसी तरह अदरक, दारचीनी का कहवा बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे सर्दी तरी का मरज़ है और हमें इसे गर्मी खुश्की से ख़त्म करना है और गर्मी तरी से ख़त्म करना है। यानी इसके इलाज के लिए हम गर्मी खुश्की और गर्मी तरी की कैफियत की तरफ बढ़ेंगे। तो अदरक दारचीनी का कहवा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। काले चने शोरबादार बना के अदरक, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा उसमें ज़्यादा डाल के वो शोरबा पिएँ। काले चने भी आप खाएँ। इसी तरह छोटे गोश्त की यखनी या परिंदों वगैरह की यखनी शोरबा बनाकर वो इस्तेमाल करें। खजूर को अपने इस्तेमाल में रखें, ये चीज़ें बहुत मदद करेंगी। नुस्खा की तरफ अगर हम आएँ तो हम मतलब पर इस्तेमाल करते हैं अस्तुखुदूस, खुश्क धनिया और पोस्त हरड़ जर्द। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम, मतलब हरड़ का ऊपर वाला छिलका उतार के वो अलग कर लेना है। और काली मिर्च इनसे निसफ़ 50 ग्राम। ये आप इससे भी आधा वज़न बना सकते हैं। यानी अस्तुखुदूस, खुश्क धनिया, पोस्त हरड़ जर्द अगर आप 50-50 ग्राम ले रहे हैं, 25 ग्राम इसमें काली मिर्च डालकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका तकरीबन पौना चम्मच सुबह निहार नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। जिन लोगों का मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या तबीयत बहुत ज़्यादा हसास है, उन्हें इससे तेज़ाबियत हो सकती है। काली मिर्च अगरचे वो उस तनासुब से काफ़ी कम है बाकी अशिया की निस्बत, लेकिन इतनी भी बाज़-औक़ात मसला कर देती है, तेज़ाबियत, जलन बनाती है। तो ऐसी सूरत में आप इसकी मिकदार को कम कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी बहुत मौसर हैं और आपको ये जारी रखना, इस्तेमाल करते रहना है, लेकिन इनकी मिकदार को आप कम कर दीजिए। थोड़ी मिकदार में ले लें, ½ टीस्पून या उससे भी कम लिया जा सकता है और दिन में 2 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ ये इस्तेमाल करें। ये करेगा क्या, ये पुरानी गाढ़ी हुई और जमी हुई बलगम जो कैविटीज़ में भरी हुई है उसे नुज़ज देकर पका कर ख़ारिज करेगा। साइनस हाइपर सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा कि जो झिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हसासियत पैदा हुई है उस हसासियत को कम करेगा ताकि मुनासिब बलगम बने जितनी सेहत के लिए ज़रूरी है, जो हमें ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी। ज़ायद बलगम बनना बंद हो, यानी एक तरह से ये बंद करेगा बलगम को बनाना, लेकिन किसे बंद करेगा, जो ज़रूरत से ज़ायद बन रही है, जो मुनासिब बन रही है, जो बदन के लिए ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है वो बनती रहेगी। और रात को आप अतरीफ़ल अस्तुखुदूस, हमदर्द, करशी वगैरह किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो आधा पौना चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खाइए। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर से इन मसाइल में मुब्तला हैं। अगर पुराना मर्ज़ हो तो आपको ज़्यादा लंबा टाइम ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और अगर बहुत पुराना मसला नहीं है तो जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जब तक ठीक ना हो आपको ये इस्तेमाल करते रहना है। और याद रखिए कि सर्दी से बलगमी रतूबात वो पैदा होती हैं और सर्दी की वजह से ही फिर ये अवारज़ात ट्रिगर हो जाते हैं। तो आपको सर्दी से ख़ुद को बचा के रखना है। इन हिदायत पे आप अमल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द तबीयत के अंदर बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। दोस्त अहबाब तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।